ओके। सो हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या इसी से मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। क्या लिखा हुआ है देखिए, क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के धात्विक गोले को 1 कूलम आवेश दिया जा सकता है। यानी हमारे पास एक स्फीयर है जो मेटल से बना हुआ है, मेटलिक स्फीयर है, और उसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कई कई बार क्वेश्चंस में आपको, जैसे यहाँ पे रेडियस मुझे सेंटीमीटर में दिया है, आपको मीटर में भी दे सकता है। इसी को अगर मीटर में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.01 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्यों ऐसा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, या आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपन बोलते हैं। तो जब इसको आप डेसिमल में लिखेंगे तो हम इतना ही लिखेंगे। तो जैसे आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया है ना, वहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है, 0.01 मीटर। बिकॉज सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 0.01 मीटर होता है। खैर, ये तो वैल्यू मैंने लिखी आपको समझाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूजन मत हो। तो आपको आपके एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, त्रिज्या कुछ भी दी जा सकती है, हमको तो मेन कंसेप्ट से मतलब है। तो क्या बोल रहे हैं, क्या उस स्फीयर जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है उसको अपन 1 कूलम चार्ज दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस बात का हमको पता लगाना है। तो अभी तो आपका मन कहता होगा कि सर क्यों नहीं दे सकते, चार्ज देने में क्या है ना, लेकिन नहीं। चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे, है ना। तो मैं पहला सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। हम सबसे पहले इसका रेडियस लिखेंगे। तो रेडियस आर कितना दिया इसका, 1 सेंटीमीटर। हमारा काम जो है, हम जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन बनाएंगे वो ऐसा सिस्टम में हमारा काम रहेगा। जितनी भी हमको क्वांटिटीज दी रहेगी, जो भी भौतिक राशियाँ आपको प्रश्न में दी गई हैं, उन सबको आपको ऐसा यूनिट में लिखना ही पड़ेगा। पहला काम आप ये कर लिया करो हर न्यूमेरिकल बनाते समय। कई बार हम नहीं करते हैं तो गलत हो जाता है। कई बार डिस्टेंस किलोमीटर में दिए तो हम किलोमीटर में रख देते हैं, आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। ऐसे सिस्टम में लंबाई का जो मात्रक है, लेंथ का जो यूनिट है, दूरी का जो यूनिट है, या रेडियस का जो यूनिट है, वो क्या है, हमेशा मीटर रहता है। ऐसा ही पद्धति में, ऐसे सिस्टम में हमको यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको डिवाइड करने के बाद इसको मीटर में ला सकते हैं, इस तरीके से आएगा। आप चाहे तो इसको 1/100 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिए, आर मीटर में कन्वर्ट हो गया। कितना कूलम आवेश देने की बात चल रही है, 1 कूलम आवेश देने की बात चल रही है ना। तो क्यों यहाँ पे कितने, 1 कूलम। ठीक है, अब सुनिए, कल्पना कीजिए कि मान लीजिए मेरे पास वो गोला है जिस गोले की बात प्रश्न में की जा रही है। मेटलिक स्फीयर है, धातु से बना गोला है, ये गोला है, और मैंने मान लो इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया। आपको पता है चार्ज देने से वो उसके केवल बाहरी सरफेस पर रहता है। आपको पता है, हम कल बात किए थे कि जब भी आप किसी मेटलिक स्फीयर को या स्फेरिकल शेल को, केवल अगर कवच भी रहेगा, अगर आप उसको चार्ज देते हो तो वो कहाँ रहेगा, बाहरी सरफेस पर रहेगा, है ना। लेकिन आपको पता है जब हम डेरिवेशन बनाए थे तो हमने लास्ट में जो रिजल्ट लाया था, तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला निकला था, आपको पता है कितना निकला था इंटेंसिटी का फॉर्मूला, E = 1/4πε0 Q/r²। आपको पता है, हम लोग बोले थे कि सर ये वाला फॉर्मूला तो उस फॉर्मूले से मिलता जुलता है जो किसी चार्ज से r दूरी पर इंटेंसिटी का सूत्र होता है। फिर हमने एक निष्कर्ष निकाला था, हमने कहा था कि यूं तो गोले को आवेश देने से वो उसके केवल आउटर सरफेस पर रहता है, लेकिन वो व्यवहार ऐसा करता है, वो बिहेव ऐसा करता है, जानो मानो वो सारा चार्ज कहाँ हो, उसके सेंटर पे हो। हमने ये बात करी थी ना। तो उसके सेंटर पर चार्ज मानते हुए, जब आप पूरे चार्ज को सेंटर पर मान लोगे, फिर ये जो दूरी आर, ये जो आर है ना, उसकी रेडियस है, तो उसके पृष्ठ पर यानी सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी, और उसका फॉर्मूला ये है, और हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मैं आपको बताया था कि 1/4πε0 की एक वैल्यू और होती है, और वो होती है 9×10⁹। 1/4πε0 की एक वैल्यू होती है, क्या होती है, 9×10⁹। क्यों दिया हमको 1 कूलम, तो मैं यहाँ पे 1 कूलम दिया, क्यू की वैल्यू 1 कूलम है, अपॉन r² 0 पॉइंट, ये मत लिखना, आपको मीटर में लिखना है, ऐसे सिस्टम में लिखना है। तो आप r की जगह या तो 0.01 लिखो, या बेहतर है कि ये लिख दो तो बढ़िया रहेगा। तो क्या लिखना है हमको, 1/100, और स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट है क्या। तो चलिए अब सुनिए, 100 का ये 100 नहीं है, 1/100 है। तो जब वो पलटेगा तो ऊपर चले जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 9×10⁹ है ना। और ये हो जाएगा 10
मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब टोटल कितने जीरो हो जाएंगे आपको पता है? 4 जीरो। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो, उसका स्क्वायर करना है। तो 2 दूनी कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो। 4 जीरो को आप लिख सकते हो 10 की घात 4। समझ में आया कि नहीं है? कोई डाउट है क्या? तो 9 गुणित 10 की घात 9 और 4 हो जाएगा 13। समझ में आया कि नहीं है? और हम निकाल रहे थे इंटेंसिटी। क्या निकाल रहे थे? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो न्यूटन प्रति कूलॉम होता है, NC-1। ठीक है, ये ई की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब तक तो सब ठीक चल रहा था। अब मेन कंसेप्ट जो है कि प्रश्न में जो बोला है क्या इतना चार्ज दिया जा सकता है, अब हम बात उस पर करते हैं। सर अगर अपन 1 कूलॉम चार्ज देते हैं, 1 कूलॉम चार्ज देने पर जो आपने इंटेंसिटी कैलकुलेट करके निकाला है ना सर, कितना निकाला है सर आपने? 9 गुणित 10 की घात 13। ये बहुत 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 ज़्यादा बड़ी मात्रा की इंटेंसिटी है सर ये। यानी कि जो जैसे ये गोला है सर, ठीक है, ये स्फीयर है, ये अभी हवा में रखा हुआ है, ठीक है, ये हवा है, चारों तरफ कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, मतलब हम हवा मानते हैं। कोई मतलब एयर या वैक्यूम के अलावा अगर कोई और मीडियम नहीं है तो हम यही कहेंगे ना कि वो स्फीयर कहाँ रखा हुआ है? एयर में रखा हुआ है, ठीक है। और एयर का जो डाइलेक्ट्रिक पावर है यानी परावैद्युत शक्ति है या परावैद्युत जो क्षमता है वो कितनी होती है? 3 गुणित 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलॉम होती है। 3 गुणित कितनी होती है? 10 की घात 6। ठीक है, ये वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब देखेंगे हम आगे। यस, 3 गुणित 10 की घात 6। और ये वैल्यू जो आपने अभी लाई है इंटेंसिटी की वैल्यू, वो इससे काफी बड़ी दिख रही है क्या मेरे को? आपने कितना लाया? 9 गुणित 10 की घात 13। ये इंटेंसिटी तो हमने सॉल्व करके लाई है कि हाँ भाई उस गोले को आप अगर आप 1 कूलम चार्ज दोगे तो इंटेंसिटी इतनी होगी। कहाँ पर? उसके सरफेस पर, उसके। लेकिन एयर जो है, एयर की जो डाइलेक्ट्रिक पावर है वो इतनी है। बोलने का मतलब क्या है पता है आपको? कि अगर ना उस गोले पर जो इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी रहती, कितनी रहती? इतनी या इससे कम, मैक्सिमम इतनी रहती तो एयर झेल लेती, यानी हवा उसको झेल लेती, यानी वो फिर चार्ज जो वो जो चार्ज आप जो उसको दिए ना वो गोले पर ही रहता। मगर ये इंटेंसिटी की वैल्यू इससे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है सर कि वो चार्ज उसमें अब समाएगा नहीं। ये ठीक वैसा ही है कि आप किसी बर्तन में उससे जरूरत से ज्यादा पानी भरोगे तो पानी छलकेगा। वैसे ही मान के चलो कि आपने उसको 1 कूलम चार्ज दो, बोलने में भले 1 कूलम है लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू एयर जितना संभाल सकती है उससे कहीं ज्यादा है। यानी वो चार्ज जो है हवा में नुकसान होने लगेगा। मतलब उस पर चार्ज इतना भर गया है कि वो उसमें अब समाएगा नहीं। जब हवा चलेगी तो वो चार्ज निकलते जाएगा, किसमें? हवा में। आप कल्पना कर पा रहे हैं? यानी कि वो चार्ज है, वो आसपास की एयर आयोनाइज्ड हो जाएगी। वो चार्ज उस गोले पे रुक नहीं पाएगा, उतना भर दियो। आप समझ में आ रहे हैं? उसकी शक्ति से भी ज्यादा। इतना अगर रहता ना मैक्सिमम तो गोले पे रुक जाता, ठहर जाता वो। समझ में आया कि नहीं? तो ये आंसर क्या है फिर इसका? क्या हम 1 कूलम चार्ज दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर दे देंगे तो उस पर ठहर नहीं पाएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है क्या? तो जब आप क्वेश्चन बना लेंगे, आंसर ला लेंगे ना, तो ये आंसर यहाँ तक लिख करके आपको कंप्लीट नहीं करना। इसके बाद जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको आपके बुक में दिया हुआ है। जब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपके बुक में दिया, आप पढ़ना उसको। उसमें यही लिखा है कि वायु में जो परावैद्युत शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो इतनी मैक्सिमम इतनी होती है। ठीक है, आप देखो ना वहाँ पे दिया है, आप सबके बुक में दिया है। ठीक है, जो परावैद्युत क्षमता होती है यानी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी की इतनी इंटेंसिटी अगर होती उस गोले पर तो वो उस चार्ज उस गोले पर रुक सकता था, ठहर सकता था। नुक्स उसका फिर वो उस गोले के सरफेस को छोड़ के भागता नहीं। लेकिन अब उसका नुकसान होने लगेगा। नुकसान बोलने का मतलब ये कि वो रुकेगा नहीं, वो उड़ते जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू इससे इसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। आपको एक्सप्लेन भी करना, अच्छा क्वेश्चन था वो, पूछा भी गया एग्जाम में। ये कंसेप्ट बेस्ड, कंसेप्चुअल में भी आ गया आपका, न्यूमेरिकल में भी आ गया। इसमें कंसेप्ट भी छिपा हुआ है। हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी समझा, उसको याद रखिएगा क्योंकि यही वाला एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा, देखना उसमें भी रहेगा। ठीक है, बढ़े आगे। कोई डाउट है क्या?
अब देखो, हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ पर। अब बताओ मेरे को, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम आता है। तो उस हीलियम के नाभिक की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस हो गया। आउटर मोस्ट जो जो उसके जो शेल्स होते हैं, सर्कुलर जो शेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हमको उससे फिलहाल मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में केवल किसकी बात की है? हीलियम के नाभिक की बात की है, हीलियम के न्यूक्लियस की बात चल रही है। और न्यूक्लियस में कौन लोग होते हैं पता है आपको? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन होते हैं। अब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उस पर भी हमको अगर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, कितनी दूरी पर? 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर किसकी गणना करनी है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए चार्ज, जो चार्ज होगा उसी के कारण इंटेंसिटी निकाली जाती है। तो सर 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन में हमारा जो मतलब है वो प्रोटॉनों से होगा, न्यूट्रॉनों का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो न्यूट्रल होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। सर ये विद्युत क्षेत्र की गणना आप जो करोगे, विद्युत क्षेत्र कब क्यों बनता है, कब बनता है? चार्ज के कारण ही ना बनता है। चार्ज रहेगा तभी तो विद्युत क्षेत्र रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा तो क्या विद्युत क्षेत्र रहेगा? तो यहाँ पे चार्ज कौन है और चार्ज पार्टिकल कौन है और कौन नहीं है? प्रोटॉन इज चार्ज पार्टिकल। ये इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है, तो जिसमें चार्ज नहीं है उसको ध्यान नहीं देना है। अब बताओ कि कितने चार्ज पार्टिकल बचे? 2 जन बचे, दोनों प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन है, वही चार्ज पार्टिकल है। आप जो इंटेंसिटी की गणना करोगे वो इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं के कारण करोगे। कोई डाउट है क्या? पक्का? बढ़े आगे। चलिए अब सुनिए। अब प्रश्न उठता है कि सर इन 2 प्रोटॉनों में कितना चार्ज होगा? तो आपको पता है एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। सिर्फ फर्क इस बात का होता है कि प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है। और याद करो कि कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग कई बार लिख चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके विन। तो कितना आता है? एक प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, तो हमारे पास कितने प्रोटॉन है? तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपको पता है? 2 गुणित, हाँ गुणा कर सकते हो डायरेक्ट, या 2 गुणित 1.6 इंटू 10, इतना समझ में है? ये एक प्रोटॉन का चार्ज हो गया, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस में टोटल 2 प्रोटॉन है, तो 2 से गुणा कर दिया। क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई। क्यू चाहिए था और चाहिए आर, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। बहुत सरल फॉर्मूला है, 1000 बार यूज़ किए हम लोग इसको। इसमें क्यू की जरूरत थी, क्यू मैंने निकाल लिया। अब कौन बचा? आर कितना दिया है सर? कितनी दूरी पर? 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अपने को इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 मत लिख देना आर का जगह, अब वो एंगस्ट्रॉम में दिया है। आपको ऐसे सिस्टम में चेंज करना है, यानी मीटर में चेंज करना है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखिए उस बात को। 1 एंगस्ट्रॉम यानी कितना होता है? हेलो, यहाँ देखो, 1 एंगस्ट्रॉम यानी होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, लेकिन हमको उसको किस में चेंज करना है? मीटर में, 10⁻10 मीटर। कोई डाउट है क्या? क्यू की जरूरत थी, आर की जरूरत थी, इसकी वैल्यू तो हमको पता है, मतलब इसकी वैल्यू तो हमको पता है, ठीक है। कितनी होती है इसकी वैल्यू बताओ? एक ही है ना, ये इसकी वैल्यू होती है 9 गुणित 10⁹ पता है ना आपको? क्यू, ये देखो क्यू 2 गुणित 1.6 10⁻⁻19 अपॉन कौन है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोलने का मतलब 10⁻10 का स्क्वायर। अगर बोला रहता एक एंगस्ट्रॉम की जगह मान लो 5 एंगस्ट्रॉम दिया रहता, कितना दिया रहता? तो उसको जब मीटर में कन्वर्ट करते तो हम यहाँ ये लिखते 5 गुणित 10⁻⁻10 मीटर लिखते। समझ में है कि नहीं है? जो भी एंगस्ट्रॉम में दिया उसको आपको इससे गुणा करना है 10⁻⁻10 से, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। फिलहाल एक ही एंगस्ट्रॉम दिया है तो केवल ये होगा। क्लियर है? सॉल्व कर लो इसको, आपका आंसर आ जाएगा, ये न्यूटन प्रति कूलम में आएगा। में चलो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? 9, एक काम करता हूँ देखो, इसको गुणा कर देता हूँ 3.2, 16 दूनी 32 था, ठीक है, ये गुणा हो गया। अब 10 के घातों का हिसाब करते हैं।
कैसे करेंगे देखो, 10 की घात यहाँ 9 है और यहाँ -19 है, इधर सिर्फ 9, इधर -19, 9 -19, ठीक है पक्का। नीचे में 10 की घात -10 है, लेकिन ऊपर 2 है, तो घात के ऊपर घात रहती है तो आपस में गुणा होता है, तो -10 दूनी -20, और ऊपर चढ़ के वो +20 हो जाएगा। डाउट है क्या? अब सुनो आगे, न्यूटन प्रति कूलम, इसको गुणा करो, 9 दूनी 18, हासिल आई 1, 9 तिये 27 और 1 28, सुन रहा? और एक संख्या के बाद दशमलव, पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिए। कोई डाउट है क्या? पक्का। अब सुनो, 20 और 9 29, 20 और 9 29 में 19 गया 10, सुन है 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और अच्छे से लिखने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दशमलव को एक स्थान और सरका दो, और यहाँ पे 10 की घात 10 की 11 की 9 कितना होगा? 11। जब आप दशमलव को उधर सरकाते हैं ना, तो 10 की घात बढ़ा दिया करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, डाउट जा रहा, तो आप उल्टा सोच के देखो कि सर ये 10 की घात 11 है, 10 की घात कितना है, एक ठुक 10 को अलग करके इससे गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अगर आप 2.88 को 10 से गुणा करो, चलो बताओ कितना आएगा? 10 से गुणा करते हैं तो पॉइंट इधर सरकता है, इधर इधर, तो उधर सरकाओ तो कितना आएगा? 28.8 नहीं आएगा? तो आपने अगर 10 की घात 11 में से एक ठुक 10 को खींच के उधर से गुणा किया तो ये इतना बन जाएगा, और 10 की घात 11 से क्योंकि एक 10 आप सरका चुके हो तो ये इतना बन जाएगा। तो मैंने उल्टा किया, दशमलव को उधर लगा करके इसकी घात 1 बढ़ा दिया। चेक करो आंसर कितना है, इतना ही आया कि नहीं आया? ये आपका कौन सा है बताओ? ये है 21, एकदम हूबहू आया है। कैसे आया है? हूबहू, इतना ही आया है आंसर, और यही हमको कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं है। कहीं पे भी डाउट है तो मेरे को बताओ। सुनो, मैं बात बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल ना कभी कठिन नहीं होते, बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि आपको जो भी वहाँ पे यूनिट्स दी गई है, जो भी वैल्यूज दी गई है, वो सब अलग अलग सिस्टम में हो सकती हैं। तो आपका ये पहला कर्तव्य रहेगा कि आप सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, या किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करो, किसी एक जैसी यूनिट, एक जैसी सिस्टम में। जैसे हमने सबको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट किया, आर को मीटर में कन्वर्ट किया, क्यू तो चलो क्यू को, अब देखो ना, हम लोग को सिर्फ नाभिक दिया था, क्या दिया था? सिर्फ बोला था न्यूक्लियस के बाद। वो न्यूक्लियस में फिर हमको जानना पड़ेगा कि कितने चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनमें किन में चार्ज होता है, कौन कौन न्यूट्रल होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर पता नहीं होता तो यहाँ बनता नहीं यहाँ से। अभी पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तब हमको पता चला सर एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन रहेंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन की अगर आपको जानकारी न होती तब भी चलता, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन का कहीं हाथ नहीं है, हमको यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का ही यहाँ पे काम करना है। तो 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए था, ये भी पता होगा तब कहानी आगे बढ़ेगी। फिर 2 से गुणा करूंगा इस चार्ज को, तब जाकर के मेरे को क्यू की वैल्यू मिली। नहीं समझ में आया क्या? आर कितना दिया है, कितनी दूरी पर तीव्रता की गणना करने बोल रहा है? 1 एंगस्ट्रॉम। आपको पता होना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 की घात -10 का इंटू करना चाहिए, तब एंगस्ट्रॉम मीटर में बदलता है। अब जाकर के आप तैयार हो गए हैं फॉर्मूला लगाने के लिए। फॉर्मूला लगाने से पहले ये सब आपको करना पड़ेगा। कोई सेंटीमीटर भी दिया उसको मीटर में कन्वर्ट करो, यानी यूनिट्स को आपको कन्वर्ट करके एक सिस्टम में फिट करना है। सबसे अच्छा और सबसे सरल ये कि हम सभी को ऐसे सिस्टम में फिट करते हैं, सबको ऐसे सिस्टम में ला दो, तैयार कर दो, फॉर्मूला लगाओ, इसकी वैल्यू 9 × 10 की घात 9 लिखो, है ना। क्यू की वैल्यू लिख दिए, ये देखो क्यू की वैल्यू, आर और सॉल्व बन गया। डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो आप। तीसरा क्या बोल रहा है? एक चालक पर इतना धनावेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमियां दिखता है। कोई कंडक्टर है, उस पर इतना चार्ज है, हमको बताना है कि इतना चार्ज अगर उस पर आया है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, या उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा डले हैं। समझ में आ रहा है? तो इतना तो मैं पता करके आपको बता सकता हूँ। उसमें कौन सा आवेश है? धनावेश। धनावेश यानी प्लस चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी पर कब आता है?
जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तब आता है। तो ये इतना तो हमको पता चल गया कि सर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तब ही क्या आता है, धनावेश आता है। इस बात को आप जान लो, कोई डाउट है क्या? हमको तो सिर्फ इतना ही बताना है कि कितने आदमी थे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हमको सिर्फ क्या बताना है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या बढ़ोतरी है। तो कमी है ये पता चल गया, अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी ये पता करते हैं अपन। आप बता सकते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? कैसे पता करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार्ज के बीच कौन सा फॉर्मूला होता है? सबसे शुरू में पढ़ते हैं हम इसको, क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्जेस, क्यू इक्वल एनी, याद है फॉर्मूला आपको? क्यू इक्वल एनी फॉर्मूला सुना सुना लग रहा है, क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्जेस। इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ क्यू की वैल्यू पहले से आपको दी गई है, ठीक है, कितनी दी गई है हियर, वह 14.4 10 की घात -19 कुलॉम में दी गई है, ठीक है। पहले से ही ऐसे यूनिट में है ये, ना तो माइक्रो कुलॉम, ना मिनी कुलॉम, ना स्टेट कुलॉम, किसी में नहीं, ये कुलॉम में ऐसे यूनिट में है। सो हमारी चिंता यहाँ पे नहीं है, पहले से ऐसे यूनिट में दिया है। हम सीधा आगे बढ़ते हैं, क्यू की वैल्यू दी गई है, एन पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन, तो वह एन पूछ रहा है हमसे, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को पूछ रहा है। ई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मात्रा 1.6 × 10 की घात -19 कूलम, पता है आपको? हाँ नहीं, चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखना है, हमको पता है माइनस चार्ज होता है, हमको केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। हम वैसे भी क्या पता करने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो प्लस में ही आना है, संख्या कभी माइनस में कहाँ हो सकती है। तो चलिए हम वैल्यू रखें यहाँ पे इक्वेशन 1 में। चलिए सब लोग इक्वेशन में, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं वहाँ से एन को अकेला कर देता हूँ, ई को नीचे पलटा करके, तो क्यू बटे ई हो जाएगा क्या, क्यू बटे ई, ई को पक्षांतर करके नीचे ले गया मैं। अब क्यू और ई की वैल्यू रख दो, क्यू की वैल्यू क्या है बताओ, नैना क्यू की वैल्यू क्या है बताओ, 14.4 10 की घात -19, और ई की वैल्यू कितना है 1.6 10 की घात -19, ये कॉट जाएगा, समझ में कितना पहुंचेगा बताइए, 14.4 डिवाइड बाई 1.6। कैसे डिवाइड करेंगे, पहले तो इनका डेसिमल हम हटा देते हैं, हटा दें क्या, कैसे हटाते हैं, पहले तो आप डेसिमल हटा दो और नीचे 1 लगाओ, और डेसिमल के बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो लगाओ, होता है ऐसे, पता है ना आपको। वैसे ही 16 लिखो, कितना आएगा 10 की 100 1000 कितना आएगा, क्या को 10, डेसिमल के बाद एक नंबर, फिर ये कट जाएगा, बटे बटे कटे, बटे बटे कटे, और कितना बचा, 144 16, 16 एक कम 16 नहीं 144, आप देख लेना 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ के देखना, 144 आएगा। तो एन के लिए कितनी आई, इसका मतलब उसमें 9 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कि कमी है, कमी है, काय को कमी है, क्योंकि उसमें चार्ज धनावेश है, धनावेश तब आता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं, और निकलेंगे तो कमी होगी ना सर, हो गया, हाँ समझ में आया कि नहीं है, टफ लग रहा है कि हार्ड लग रहा है, और बाकी इजी था, इजी, वेरी इजी। यदि आप इन सवालों को दिन भर घर में बनाने में रहोगे बिजी, तो फिर ये क्यों ना लगेगा तुम सबको इजी, बताओ भला, ठीक है। ओके बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो न्यूमेरिकल्स का ना, मैं जहाँ तक मैं अभी तक ऑब्जर्व किया हूँ बच्चों लोग से जब सुनता हूँ, तो न्यूमेरिकल से सब डरते हैं, उनको हवा लगता है थोड़ा सा, लेकिन आप देखो कैसा है, बहुत सरल है। आप एक बार उसको पढ़ के देखो, जो आपको कठिन लग रहा है आप एक बार उसको पढ़ के देखो, समझ के देखो, फिर आपको लगेगा यार उतना भी कठिन नहीं है, ठीक है। बस आपको ना कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गुणा भाग आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पहाड़ा वगैरह अच्छे से याद होना चाहिए, घातों का हिसाब किताब, यानी पावर्स का भी हिसाब किताब बहुत फास्ट होना चाहिए, फिर आपसे देखना एकदम जल्दी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, +5 माइक्रोकुलॉम और -5 माइक्रोकुलॉम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब देखो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कुलॉम, यहाँ दिया है माइक्रोकुलॉम,
तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो कूलॉम को कूलॉम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। नहीं पता रहेगा तो कैसे बनाएगा। दूरी कितनी है? 1 मिलीमीटर। तो आपको, हमारा तो दूरी का ऐसा यूनिट तो मीटर होता है सर। आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पता है? मेरे को पता है। मैं बता रहा हूँ। देखो, ये दो चार्जेस हैं, है ना, और ये है +5 माइक्रोकुलॉम, ये है -5 माइक्रोकुलॉम। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है? द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को हम पी से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q × 2A। आपको पता है ना? 2A क्या है? दोनों के बीच की दूरी। हाँ, हम लोग पढ़ चुके हैं सब। अब प्रश्न में देखता हूँ कि मुझे Q क्या दिया है। Q कितना दिया है? तो हम लोग Q क्या लिखते हैं? दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज लिखते हैं, वो भी मैग्नीट्यूड लिखते हैं, उसका साइन नहीं लिखते। 5 माइक्रोकुलॉम। आप इसको कुलॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -6 से गुणा करना पड़ता है, याद रखना। 10 की घात -6। तो क्या हो जाएगा बताओ? 5 × 10 की घात -6 से जब आप इसको गुणा करोगे तब माइक्रोकुलॉम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कुलॉम में। क्या हो चाहिए क्या? आगे बढ़े। दूरी याद रखना, दूरी पूरा 2A लिखना। ये जो दूरी दी है ना 1 मिलीमीटर की दूरी, तो आप दूरी A ना लिखेंगे, कितना लिखेंगे? डायरेक्ट 2A लिखेंगे, बिकॉज हमने दोनों चार्जेस के बीच की दूरी A नहीं माना है, 2A माना है। तो जो वैल्यू आपको दी है ना वो पूरी 2A है, ना कि आप A लिखें और फॉर्मूला रखें और 2 से और गुणा करें, गलत हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा 2A है। तो 2A = कितना है? 1 मिलीमीटर। समझ में है? अब आप उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए 10 की घात -3 से गुणा करके। 10 की घात, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेंटीमीटर अगर दिया होता, उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता तो 10 की घात -2 से गुणा करता, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, किंतु 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, याद रखना। तो 3 जीरो आ रहा है ना सर, इसलिए 10 की घात -3 मीटर। नहीं समझ में आएगा? नहीं आया? आ गया ना? चलिए बढ़े आगे। अब वैल्यू रखते हैं, घबराने की बात नहीं है। P = Q की वैल्यू है 5 × 10 की घात -6, और ये पूरी 2A की वैल्यू है, ना कि आप इसको एक ही जगह रखें और 2 ऐसे अलग से गुणा करें, गलत हो जाएगा पूरा काम। ठीक है, वो पूरी 2A की वैल्यू है। कितनी है? 1 × 10 की घात -1 का तो वैसे भी कोई रोल नहीं है, तो इतना हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? चलो, 5 × 5, 10 की घात -6 और -3 -9, और यूनिट सहित लिखना। आप चार्ज को चेंज कर चुके हैं कुलॉम में, दूरी को चेंज कर चुके हैं मीटर में। ये चार्ज है, ये दूरी है, इसका यूनिट कुलॉम है, इसका यूनिट मीटर है, इसलिए इस पूरे का यूनिट जाएगा कुलॉम मीटर। और ये आपका पी आ गया। कैसे लगा बताओ? ये आपका कौन सा वाला एग्जाम्पल है भैया? 24 में आप देखो आंसर आया कि नहीं आया है? हूबहू। ठीक है, 25 है रे। 25 है। अच्छा देखो, आप इस किलोमीटर को लिखोगे ना तो सीएम जैसा नहीं दिखना चाहिए, सेंटीमीटर जैसा नहीं दिखना चाहिए, सी कैपिटल लिखना। ठीक है, मीटर छोटा, किलोमीटर। या अगर डाउट होगा तो आप इसे हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में आप लोग लिख दें किलोमीटर। क्लियर? ये हो गया, 4 न्यूमेरिकल हो गए। कहीं कुछ कठिन लगा क्या? अगला देखें, देखें अगला। देखो, कठिन लगेगा बताना है, हम फिर उसको और सरल तरीके से, और सरल क्या, जितना हो सकता है मैं आपको बता ही रहा हूँ। और क्या हो सकता है, बस आपको ना ध्यान के रखना है। और आप ना इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे ना तो फिर बड़े न्यूमेरिकल आपसे सच में बनेंगे। बड़े न्यूमेरिकल में क्या होता है, काम यही होता है, बस ये काम थोड़ा सा ज़्यादा भागों में होता है, ज़्यादा चीज़ कैलकुलेट करने होती है, क्योंकि बड़ा न्यूमेरिकल में बहुत सारी चीज़ कैलकुलेट करोगे तब जा करके वो बड़ा हो जाता है। बाकी काम यही करना पड़ता है, फॉर्मूले यही लगाओगे। P = Q × 2A ही होगा, ऐसे नहीं कि बड़े न्यूमेरिकल में फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो वही होगा ना। बेस आपका बस क्लियर रहना चाहिए, फिर बन जाएगा।
फॉर्मूला सारे याद रखने पड़ेंगे। यस, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मस्त मजेदार है। क्या बोल रहे हैं चलिए देखते हैं। एक पिंड से दूसरे सॉरी एक पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में जाते हैं। यानी दो हमारे पास चार्ज बॉडीज हैं, ठीक है, ये एक बॉडी हो गई, ये दूसरी बॉडी हो गई, और इससे कितने सेकंड में जा रहा है? 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन, बाप रे बाप रे बाप। 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं दूसरे पिंड में, तो 1 कूलम आवेश जाने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। कितना आवेश जाने में? देखो ये जो दिया है ना, वो आवेश नहीं दिया है, चार्ज नहीं दिया है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है कि भैया 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। 1 सेकंड का समय बीता, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, अगला सेकंड बीता, फिर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर। तो ये जो आपको दे रहा है ना, जो ट्रांसफर हो रहा है, वो चार्ज के रूप, मतलब कूलम के रूप में नहीं दिया है, चार्ज के रूप में वैल्यूज की नहीं दी, आपको बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या दिया ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। और पूछ किसके बारे में रहा है? पूछ जो रहा है ना कि भैया 1 कूलम आवेश जाने में कितना टाइम लगेगा, तो दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ 1 कूलम आवेश जाने में कितना समय लगेगा। तो जो पूछ रहा है ना, वो आवेश के बारे में पूछ रहा है। पूछ ऐसे नहीं रहा है कि 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन जाने में कितना समय लगेगा, समझ में रहा है? तो पूछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है? चार्ज जाने में कितना समय लगेगा। और दिया क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में इधर से उधर जाते हैं। बात समझ में रही? मुझे बोलो, समझ में रहा है? सर ये दोनों अलग अलग बातें हैं सर। दिया हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, पूछ रहा है चार्ज के हिसाब से। इसीलिए पहला कर्तव्य आपका ये है कि आप ये पता करो सर कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 1 कूलम चार्ज जाने का मतलब क्या है। 1 कूलम चार्ज जाने का मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन चले जाना, वो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ऐसा हम जानने की कोशिश इसलिए करेंगे बिकॉज जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको बता रहा है कि 1 सेकंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शब्द में देखना इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। इसीलिए जिस बारे में पूछ रहे हैं हम उस बारे में पहले ये काम करेंगे कि जो चार्ज जाने की बात चल रही है उसको हम देखेंगे कि उस चार्ज में एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं। तो हमारा पहला काम ये रहेगा। क्या क्या जानना रहेगा कि 1 कूलम चार्ज जाने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जाना, कितने इलेक्ट्रॉन जाना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पहले पता करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, Q = NE। ठीक है, ध्यान से देखना, Q = NE वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। इसके बीच में जो थ्योरीज वगैरह हैं सब आप सिस्टमेटिक लिखिएगा, बुक से देखना एक बार पढ़ के। अब सुनो, तो Q जो है वो 1 है, हम पता करना चाहते हैं 1 कूलम चार्ज में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो Q की जगह 1 लिखूंगा मैं, ये 1 = NE हो गया। E मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मात्रा, जो होती है 1.6 × 10⁻⁻19। उसको नीचे लाऊंगा खींच कर, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, चलो 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये पूरी वैल्यू को मैं नीचे ले जाऊंगा, n अकेला बचेगा, ये नीचे जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। समझ में आया कि नहीं? अब आपको इसको डिवाइड करना है। ये काम हम लोग एक बार और कर चुके हैं, ठीक है, यही वाला न्यूमेरिकल बताया था मैं आपको सबसे शुरुआत में। उसी के आगे आज एक्स्ट्रा एक काम करना है, समय ज्ञात करना है बस। अब सुनिए, n किलो कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले सर घबराइए मत, 10 की घात -19 को ऊपर भेजिए तो 10 की घात +19 हो जाएगा। ये ऊपर जाके, नीचे -19 है, ऊपर ले जाओगे तो +19 हो जाएगा। इसका दशमलव हटा दो सर, ये 1/1.6 लिखा है, उसको आप 16/10 लिख सकते हो कि नहीं बता दो। उसका डेसिमल हटाओगे, नीचे 1 लगाएंगे, डेसिमल के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लगाते हैं, तो 16/10 हो गया। ये 10 को पलट दो, 10/16 हो गया, 10 की घात 19 हो गया। कोई डाउट है क्या? अभी भी 10 16 से छोटा है, 10 16 से डिवाइड करते बनेगा नहीं। क्या होता अगर वो 100 होता तो मज़ा आ जाता। 16 से हम 100 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 100 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ठोक 10 को इधर से बुलाता हूँ, मैं बुलाया था एक बार और, याद है आपको? तो ये 100 हो जाएगा। अब इधर 10 की घात 18 बचेगा, 19
था, एक ठोक 10 को तुम उधर बुला लिए, अब 18 बचेगा और नीचे 16 हो जाएगा। 16 एक कम 16 छक्के 96, 16 6 या 96, 16 6 या 96, 96, 100 में से जब 96 माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा, हम पॉइंट लगाएंगे, वो 4 बन जाएगा 40, फिर 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, 16 दूनी 32, 16 टू जा 32, 32 को माइनस करेंगे 8 बचेगा, फिर वो 80 बन जाएगा और 16 पंचे 80 आएगा, तो 6.25 गुणित 10 की घात 18। क्या निकाले हो आप? एन की वैल्यू निकाले हो। एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने पता कर ली, एक कूलम आवेश में इतने सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब हमको प्रश्न में क्या पूछा है पता है? प्रश्न में बोल रहा था ना कि एक कूलम आवेश जाने पर कितना समय लगेगा, तो एक्चुअली प्रश्न ये जानना चाह रहा है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाने पर कितना समय लगेगा। वो बोला एक कूलम है, तो एक कूलम जो बोला है वो चार्ज बोला है, हमने पता कर लिया कि एक कूलम चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाने में कितना समय लगेगा वो अब पता करेंगे हम लोग। अभी हमने क्या पता किया? सिर्फ एक कूलम आवेश के जाने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का जाना, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का जाना वो पता किया अपन ने, है ना। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि जो गिवन था, क्योंकि जो दिया था वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही दिए थे कि एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ, इसको मिटाऊं क्या? अब इसको बन गया, मिटा देता हूँ इसको, कोई नहीं, रोल नहीं है। चलिए अब सुनिए सब ध्यान से मेरी बातों को, बहुत इम्पोर्टेंट है। चले चले चले, चलो अब सुनो। चले आगे बढ़े। देखो ध्यान से समझना भाई, जैसे हम लोग बचपन में इबारती सवाल बनाते थे ना, 10 किताबों का मूल्य इतना, तो एक किताब का मूल्य इतना, फिर 25 किताबों का मूल्य इतना, आपको पता है ऐसे बनाते थे हम लोग। ऐसे ही हम वैसे ही इसको भी यहाँ पे बनाएंगे, ध्यान से समझना, आपको बहुत मजा आएगा। सुनो 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 सुनो, इतना इलेक्ट्रॉन जाता है कितने सेकंड में, उसको मैं लिख रहा हूँ, एकदम इत्मीनान से लिखना है। 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जाते हैं कितने सेकंड में? एक सेकंड में। तो एक इलेक्ट्रॉन, पहले इसको हटा के इसको एक बनाओ, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कितने सेकंड में? 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जाते हैं इतने सेकंड में, तो इसको एक बनाओ, तो बोलोगे एक बनाओगे तो ये कहाँ भागेगा, तो ट्रांसफर होकर इसके नीचे आएगा। सरल शब्दों में आप समझने के लिए समझो कि जैसे हम बराबर के उस पर ट्रांसफर करते हैं तो इंटू वाला डिवाइड में जाते हैं, ऐसा करके आप अपने मन में समझोगे तो आपको बहुत सरल पड़ेगा। आप ये समझो ये एक पक्ष है दूसरा पक्ष है, ऐसे आप समझो ये एक पक्ष दूसरा पक्ष इक्वल टू किस पर, उस पर, ऐसा आप मन ही मन सोचने की कोशिश करोगे, जल्दी समझ में आएगा। 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जाते हैं कितने सेकंड में, ये प्रश्न में दिया, देखो आप पढ़ लो, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जाते हैं कितने सेकंड में, तो इसको एक बनाओ पहले, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कितने सेकंड में, तो ये कहाँ गया, ये ट्रांसफर होकर नीचे आ गया, ऐसा समझो, इतने सेकंड में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन के जाने में लगेगा, इतना समय है ना, ये वाला अपने को पता करना है कि इतने इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो कितना समय लगेगा, यानी कि आप दोनों पक्षों में उस क्वांटिटी से गुणा करो, इधर और इधर दोनों उससे गुणा करो, कितना हो जाएगा, एक से उसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6.25 गुणित 10 की घात 18। शब्दों को वैसे रहने दो, इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1/10 की घात 19 गुणित 6.25 10 की घात 18 सेकेंड्स में। पूरी लाइन वैसी है सर, पूरी लाइन वैसी है, मैंने सिर्फ क्या किया पता है, उतनी राशि का यहां गुणा कर दिया और यहां गुणा कर दिया। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखो क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन जाता है अगर इतने सेकंड में, तो हमको पता करना था कि उतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे कितने सेकंड में, तो उतने इलेक्ट्रॉन का पता करना था, इसलिए उसको इधर इंटू कर दिया और उधर भी इंटू कर दिया। ठीक है, क्यों 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 पता करना है उतने इलेक्ट्रॉनों के बारे में, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन ही तो 1 कूलम चार्ज के बराबर थे, और 1 कूलम चार्ज, प्रश्न में क्या बोला था बताओ, प्रश्न में क्या बोला था, एक कूलम आवेश के जाने पर, तो एक कूलम आवेश के जाने का मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों का जाना, और इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इतने सेकंड में, और इतने सेकंड मतलब कितना सेकंड आप देख लो, ये 10 की घात कितना है, और नीचे कितना लिखा है 10 की घात 19,
ठीक है, सब सही है ना? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा हाँ, ये 9, सॉरी गड़बड़ हो गई। 10, हाँ हाँ हाँ, इधर पलटा के 9 धोखे से 19 हो गया था, वो 9 है। अब 9 है और ये 18 है। 6.25 गुणित 10 के 18 में 9 हो गया तो 9 बचेगा। इतने सेकंड में सोचो, इतना समय लगेगा। ठीक है, तो अब देखो, ऐसी मिस्टेक हो जाता है, आप उसको संभालना, सुधारना आपसे नहीं होना चाहिए मिस्टेक। सो इतना सेकंड लगेगा इतने इलेक्ट्रॉनों को जाने में। और इसको आप अगर वर्षों में कन्वर्ट करोगे तो लगभग आएगा ये 198.8 वर्ष। ठीक है, वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? सेकंड को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं बताऊं आपको, मेरे को आता है। सेकंड को पहले आप सेकंड को पहले आप मिनट में कन्वर्ट करोगे। किसमें? सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6.25 10 की घात 19 है ना, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 9 साला। ठीक है, हाँ, ओके ओके। तो मैं कुछ बोल रहा था आपको। हाँ, सेकंड है, ये सेकंड है। सेकंड से पहले आप मिनट में आइए। सेकंड से मिनट में आने के लिए 60 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। मिनट से आप आवर में आइए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। देन आप 60 से और डिवाइड करो। अब आप सेकंड से किस में आ चुके हैं? घंटे में आ चुके हैं। पहले मिनट में आए, फिर 60 से और डिवाइड किए तो 1 घंटा हो गया, घंटे में आ गए। अब आप घंटे से 24 को गुणा करोगे तो एक दिन बनेगा। तो अब 24 से गुणा करोगे, अब आप एक दिन में आ गए, है ना? एक दिन को आप 365, मतलब और 365 लिखोगे, अब आप वर्ष में आ गए। क्लियर है? क्योंकि 24 से गुणा करें मतलब हम एक दिन, और एक ऐसे कितने दिन होते हैं तो एक साल बनता है? 365। अब ये वर्ष बन गया, तो अब इतना ही आएगा कैलकुलेट करने पर। तो अब ये तो दुनियादारी मत याद करना, आप डायरेक्ट इसको याद रखना। समझ में आया? वो मिस्टेक है। हाँ, समझ में आया कि नहीं बताओ? डाउट है क्या? कंप्लीट हो सकता है, थोड़ी बहुत और त्रुटि रह गई हो, कुछ मिस्टेक रह गई हो तो आप लोग देखना, देखिएगा।